नमस्कार साथियों, हमारा चैनल राजनीति की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी कक्षा 12 का पहला लेसन है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के सामने कौन कौन सी जो ऐसी चुनौतियाँ थी, उन चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। जब आज़ादी के बाद में भारत की बात करते हैं 14 या 15 अगस्त के मध्य रात्रि को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। उन्होंने उनका एक मशहूर या प्रसिद्ध भाषण था, चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से उन्होंने देश को संबोधित किया था। ये उनका प्रसिद्ध भाषण है। उसके बाद में 1947 आज़ाद होने के बाद 1947 का साल हमारा कैसा था, यानी हिंसा और विस्थापन की त्रासदी से भरा ये साल था, क्योंकि जब दोनों देशों के बीच में विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो दोनों देशों में जब एक दूसरे से इधर लोग जा रहे थे, लोगों का जो विस्थापन था एक देश से लेकर दूसरे देशों में। उसके बाद में क्या था, आज़ादी के बाद सबकी सहमति थी, यानी आज़ाद होने के बाद में जितने भी जो नेताएं थे उनके बीच में ऐसी कौन सी बात थी, उनके बीच में सारों की सहमति थी। पहला था लोकतांत्रिक शासन सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, यानी जो हमारे देश का शासन होगा वो एक लोकतांत्रिक सरकार यानी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा ही चलाया जाएगा। इस पर सबकी सहमति थी, किसी पर कोई मतभेद नहीं था। दूसरा आता है सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी, यानी सरकार जब काम करेगी आज़ाद होने के बाद में हमारी सरकार का गठन हो जाएगा, तो ये नहीं है किसी एक तबके के लिए काम करेगी, गरीब, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक या जिस तरह से सभी के लिए यानी भले के लिए काम करेगी। अब आ जाता है राष्ट्र निर्माण की हमारे देश के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, यानी मुख्य रूप से जो 3 चुनौतियां थी उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है एकता के सूत्र में बांधना। मुख्य रूप से पहली जो समस्या थी वो एकता के सूत्र में बांधना, यानी पूरे देश को जो अपना देश था विविधताओं से भरा हुआ, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग संस्कृति थी, यानी उनको एकता के सूत्र में अखंडता के रूप में पेश करना, ये हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रमुख रूप से चुनौती थी। यानी ऐसा नहीं है देश आजाद हो गया और देश के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, तो हमें देश को एकता के सूत्र में बांधना था। दूसरी हमारी मुख्य रूप से चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना। अब हमारे सामने आजाद होने के बाद में जो दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित। अब हमने जो देखा था लोकतंत्र किस तरह से स्थापित किया जाए, यानी इतना बड़ा देश था, इतना बड़ा भूभाग क्षेत्र था, तो यहाँ लोकतंत्र कायम रहेगा या नहीं रहेगा, ये हमारे सामने चुनौती थी। उसके बाद समानता पर आधारित विकास। अब समानता का मतलब होता है सरकार सबके लिए काम करेगी, सब लोगों को साथ लेकर चलेगी, चाहे वो अल्पसंख्यक लोग हो या किसी भी तरह के लोग हो, चाहे गरीब हो, सब लोगों को रोजगार के लिए काम करेगी। और सरकार क्या करेगी, विकास की जो आर्थिक दृष्टिकोण है उसको भी बनाए रखेगी, देश का जो आर्थिक विकास दर है उसको भी बढ़ाना होगा। ये हमारे आज़ादी के बाद में जो मानव राष्ट्र निर्माण की जो 3 प्रमुख चुनौतियां थी जो हमने पढ़ ली है। अब आता है हमने जो विभाजन था, वो विभाजन कैसा था, यानी दोनों देशों के बीच में विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हो गया, तो 2 राष्ट्र का सिद्धांत ये आता है। हम आमतौर पर सुनते हैं द्विराष्ट्र राष्ट्र का सिद्धांत। ये द्विराष्ट्र राष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग के द्वारा, जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम नेताओं के द्वारा बनाई गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और ढाका के अंदर, तो मुस्लिम लीग के जो प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब होता है कि भारत और पाकिस्तान नाम से 2 देश बनाए जाएंगे। द्विराष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया। अब आती है विभाजन में आई मुख्य समस्याएं कौन सी थी। अब दोनों देशों के बीच में द्विराष्ट्र हो गया, यानी 2 राष्ट्र बन गए, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो हमारे सामने कौन कौन सी जो मुख्य समस्या क्या है। पहली जो मुख्य समस्या ये थी कि अब जो इतना बड़ा देश था पाकिस्तान और भारत पहले संयुक्त रूप से, तो यहाँ पर जो विभाजन था वो धर्म की बहुसंख्यक के आधार पर हुआ, यानी जो हिंदू होंगे वो हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे और जो मुस्लिम लोग होंगे तो उनका वो पाकिस्तान होगा। अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जो पूर्ण रूप से भी मुस्लिम हो या पूर्ण रूप से, तो पूरे देश के अंदर छोटे छोटे जो थे 2 ही ऐसे क्षेत्र थे जहाँ मुख्य रूप से मुस्लिम थे। एक तो था पूर्वी पाकिस्तान
और एक था पश्चिमी पाकिस्तान। ये दोनों क्षेत्र थे, अलग अलग थे। इन क्षेत्रों को मिला भी नहीं सकते क्योंकि इनके बीच में बहुत बारीक जो बहुत बड़ा भूभाग था वो भारत का था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो इन दोनों क्षेत्रों को पाकिस्तान में मिला दिया हमने अलग से। उसके बाद में पश्चिम बंगाल और पंजाब, इनके अंदर भी ऐसे क्षेत्र थे जहाँ मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन इनके छोटे छोटे जिले थे, उनको भी उनके पाकिस्तान में शामिल किया गया। ये हमारे सामने विभाजन के बाद मुख्य रूप से समस्याएं थी। उसके बाद में आ जाता है आपके विभाजन के परिणाम क्या हुए। अब दोनों देशों का जो विभाजन हो गया तो हमारे सामने परिणाम क्या थे, कौन कौन से परिणाम थे। विभाजन के समय स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। अब हमारा जो विभाजन हुआ, स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से भी, यहाँ जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान के, या पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे थे वो हिंदुस्तान के अंदर आए। ठीक है, तो ये स्थानांतरण था, आकस्मिक था, अचानक हो गया, किसी लोगों को पता ही नहीं चला हम हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है। तो ये हमारा स्थानांतरण अनियोजित, पहले से कोई नियोजना नहीं थी, ये नहीं कोई नियोजना नहीं थी कि हम आपको इस दिन से या आपको इतना समय दिया जाएगा। ये आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी का मतलब होता है कि दोनों देशों के बीच में, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके बीच में मारा काटी हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, हत्या, लूटपाट जैसे बहुत से ऐसे मामले हमारे सामने आए। ठीक है, ये विभाजन का परिणाम था। विभाजन का परिणाम बड़ा ही दुखद था क्योंकि न पहले कोई नियोजित या कोई आकस्मिक, अनियोजित या स्थानांतरण, पहले कोई योजना ऐसी नहीं बनाई गई कि हमारा देश इस तरह से उनका विभाजन होगा, आकस्मिक कर दिया गया। अब आजादी के जश्न में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। मुख्य रूप से जो हमारी बात होती है कि महात्मा गांधी जी द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। उन्होंने कभी नहीं माना कि भारत और पाकिस्तान अलग होंगे। उन्होंने दोनों देशों को जोड़ने का काम या एक साथ रखने के लिए वो सहमति थे। तो इसलिए जब दोनों देश आजाद हो गए तो उन्होंने आजादी का जो जश्न मना रहे थे उन जश्न में उन्होंने भाग नहीं लिया था। उन्होंने उपवास भी किया था, वो दिल्ली भी गए थे, या जिस स्थान पर जो हिंसा हो रही थी ना, तो वहाँ गांधी जी जाकर उस हिंसा को जानने के बाद में जो हिंसा थी वो कम हुई थी। अब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब आता है अपने इस विभाजन के बाद में हमारे देश में जो रजवाड़ों का विलय होता है, रजवाड़े यानी रियासत जो राजाओं के पास में उनका राज था। तो क्या था, हमारा देश में दो भाग थे, एक तो रजवाड़े थे और एक था ब्रिटिश प्रभुत्व, यानी दो भागों के अंदर बंटा हुआ था। जिस क्षेत्र में सीधा नियंत्रण था जो ब्रिटिश या अंग्रेज अधिकारियों का, तो वो ब्रिटिश प्रभुत्व क्षेत्र था। और दूसरा आता है अपने देशी रजवाड़े। देशी रजवाड़ों का होता है कि हमारे देश के अंदर जिनमें राजाओं का राज था, जैसे 565 रियासतें या रजवाड़े हमारे पूरे देश के अंदर थी। ठीक है, तो 565 रियासतें थी, इनमें जो रजवाड़ों का विलय हमने किस प्रकार किया। अब आता है सबसे पहले, अब ब्रिटिश सरकार ने क्या कह दिया कि हिंदुस्तान आजाद हो गया, तो ये रजवाड़े हैं अपनी इच्छा के अनुसार चाहे पाकिस्तान में मिल सकते हैं चाहे भारत में मिल सकते हैं, इन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। अपनी इच्छा से दोनों देशों में या अपने आप को स्वतंत्र भी रख सकते हैं। तो अब राजाओं के पास में अधिकार थे, जनता के पास नहीं था, राजा के पास अधिकार था भी आप किसी भी देश में शामिल हुए। तो हमारे देश के अंदर सबसे पहले जो त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्यों को आजाद रखने का ऐलान कर दिया, यानी त्रावणकोर के राजा ने कह दिया कि हम किसी भी देश में न पाकिस्तान में शामिल होंगे और न हिंदुस्तान में, तो हम अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे। उसके बाद कश्मीर, मणिपुर ने भी आजाद रहने की बात पर जोर दिया था, लेकिन इनका विलय भारत में हो गया था। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर 3 रियासतें, हैदराबाद, मणिपुर और कश्मीर के बारे में। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इनका भारत यह संघ में विलय हुआ। अपने पहले आ जाती है हैदराबाद रियासत, इसका विलय किस हुआ। हैदराबाद रियासत का जो राजा था उसको कहते थे निजाम। हैदराबाद रियासत के राजा को क्या कहा जाता था, निजाम। दुनिया के सबसे बेशुमार दौलत या धनी लोगों में निजाम का नाम लिया जाता था। अब राजा ने क्या किया कि वहां इस हैदराबाद के राजा ने अपने को पाकिस्तान में मिलाने की बात कर ली कि मैं पाकिस्तान में शामिल होऊंगा। अब वहां पर उसने अपनी रियासत के अंदर
जो रजाकार थे, रजाकारों की नियुक्ति, रजाकार थे अव्वल दर्जे के उनके सैनिक थे, वो क्या करते थे, गैर मुस्लिम लोग थे या महिलाएं थी, उनके साथ वो बलात्कार, उनकी लूटपाट या हत्या ये करते थे। अब वहां के बाद में एक दिन भारतीयों से परेशान होकर, हैदराबाद रियासत के जो रजाकारों से परेशान होकर भारतीय सेना ने वहां पर सैनिक भेजे। सैनिक भेजने के बाद में भारतीय सेना ने, वहां के राजा थे, उन्होंने भारतीय सेना के सामने, सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हैदराबाद रियासत का भी भारत में विलय हो गया। अब आ रहा था अपने कश्मीर का विलय। कश्मीर का विलय, वहां के राजा थे हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह थे, उन्होंने कहा कि जो कश्मीर था वो पाकिस्तान अपना मानना चाहता था, अभी पाकिस्तान कश्मीर हमारा है। ठीक है, पाकिस्तान, और वहां के राजा थे, उन्होंने भारतीय जो संघ के अंदर शामिल होना नहीं चाहा, उन्होंने कहा भी हम भी अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहिए। उसके बाद में भारत सरकार ने वहां पर मालूम उनसे सहमति लेकर, या जब पाकिस्तान की जो सेना थी कश्मीर के अंदर अपना प्रवेश कर रही थी, वो वहां पर आक्रमण किया, तो हरि सिंह थे राजा थे, उन्होंने भारतीय सेना से या भारत सरकार से मदद मांगी, तो भारत सरकार ने वहां उनको मदद दी। मदद देने के बाद में कश्मीर के राजा थे, उन्होंने भी भारत सरकार के भारतीय संघ में शामिल हो गया। ठीक है, अब आ जाता है मणिपुर रियासत का विजय। वहां के राजा थे बोध चंद्र सिंह। ठीक है, बोध चंद्र सिंह वहां के राजा थे। उसके बाद मणिपुर की जनता थी वो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी, यानी मणिपुर की जो जनता थी वो कभी नहीं चाहती थी कि हम भारतीय संघ में शामिल हो। उसके बाद में मणिपुर के राजा थे बोध चंद्र सिंह, उनसे जो अपने हमारे प्रधानमंत्री थे, वो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस। ठीक है, वो एक मानो जिन भी राज्यों की जो सहमति पत्र था, जो भी राज्य भारतीय संघ में शामिल होना चाहता था या शामिल होते थे, उनको ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर साइन करने होते थे, यानी उनका एक सहमति पत्र था, हम इस राज्य के अंदर शामिल हो गए। अब मणिपुर रियासत का भी सबसे पहला तो होता है कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर भारत में सर्वप्रथम मणिपुर में चुनाव 1948 में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार चुनाव हुए और मणिपुर रियासत का भी विलय भारतीय संघ में हो गया था। ये हमारे 3 रियासत थी, इन तीनों रियासतों का जो विलय था वो भारतीय संघ में हो गया। और पटेल जो हमारे लॉ पुरुष थे, गृह मंत्री थे, उनकी जो सूझबूझ थी, इसके आधार पर उन्होंने जो सहमति पत्र था उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता है। अब आ जाता है अपने राज्यों का पुनर्गठन। मान लो पूरे देश के अंदर राज्यों, इतनी बड़ी विविधताओं भरा देश, ठीक है, अलग अलग संस्कृति लोग, अलग अलग भाषा के लोग थे, तो राज्यों का पुनर्गठन कांग्रेस ने 1920 का नागपुर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसमें कहा कि देश आजाद होने के बाद में हम देश के अंदर राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करेंगे। ये कांग्रेस की 1920 के अंदर मांग थी। अब भारत आजाद होने के बाद सब राज्यों का संघ या विलय होने के बाद में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम हमारे देश के अंदर आंध्र प्रदेश, जो मद्रास से पहले, आज वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो मद्रास पहले स्टेट था, उसमें तमिलनाडु, केरल, ठीक है, या तो महाराष्ट्र, ऐसे क्षेत्र थे। ठीक है, इन क्षेत्रों से एक तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए, तेलुगु भाषी के लिए अलग से आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की गई। तो वहां पर एक नेता थे कोटी श्रीरामुलु कांग्रेस के, तो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। 56 दिनों तक उनकी भूख हड़ताल रही। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के तुरंत बाद नेहरू जी ने वहां पर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर हमारे देश का सर्वप्रथम यदि राज्य बना तो आंध्र प्रदेश था 1952। अब एक आंध्र प्रदेश की बात होगी, भाषा के आधार पर हमने बना दिया। अब पूरे देश के अंदर और भी राज्य थे जिनमें भाषा के आधार पर विघटन की मांग कर रही थी, अलग अलग राज्य थे, अलग अलग क्षेत्र थे, हमें भाई भाषा के आधार पर। तो सरकार ने क्या किया कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 नाम से आयोग बना दिया। इस आयोग का काम था कि आपको देश के अंदर देखना है कि किस किस ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही है या नहीं है। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में फजल अली के नेतृत्व में, भूतपूर्व न्यायाधीश थे फजल अली, उनके नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में। और इस आयोग ने 1956 के अंदर अपनी एक रिपोर्ट पारित की। फिर उन्होंने भाषा के आधार पर इस आयोग ने माना कि राज्यों का गठन होना चाहिए, तो ये रिपोर्ट पारित की। तो इसलिए 1956 में 14 राज्य
और 6 केंद्र शासित प्रदेश भाषा के आधार पर इस पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में पारित हुई, तो ये बनाया गया। अब उसके बाद में रिपोर्ट पारित होने के बाद मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा इन राज्यों को भी पूर्ण रूप से राज्यों का दर्जा दिया गया था। यानी 56 के आधार पर तो बनाया गया था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये तो हमारे हो गए राज्यों का अलग अलग जिस तरह से गठन था। अब जब पुनर्गठन आयोग बन गया तो अलग से कौन से राज्य बने, यानी पहले हम बम्बई की बात करते हैं तो बम्बई से अलग होकर यानी मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वालों को गुजरात के नाम से अलग राज्य बनाया गया। और 1960 के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बने। अब आ जाता है असम। असम से नागालैंड को अलग करके 1963 में राज्य बनाया गया था। फिर आ जाता है एक बृहत्तर पंजाब, यानी हम पंजाब जिसको पेप्सू के नाम से भी जानते थे, पेप्सू। ठीक है, तो पेप्सू बृहत्तर पंजाब से अलग कर हिंदी भाषी के लिए हरियाणा और पहाड़ी क्षेत्र था, उसके लिए हिमाचल प्रदेश 1966 के अंदर बनाया गया। ये बृहत्तर पंजाब से अलग करके। अब आता है अपने असम, जो इतना बड़ा राज्य था। असम से मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये 1972 के अंदर बनाया गया। उसके बाद में असम से एक और करके जैसे मान लो मिजोरम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये भी राज्य उनसे 1987 के अंदर बनाए गए। अब आ जाता है 2000 के अंदर, सन 2000 सरकार ने 3 राज्यों का और गठन किया। यानी वहां की संस्कृति को देखते हुए तो उत्तराखंड उसको पहले उत्तरांचल के नाम से जानते थे, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया सन 2000 में। उसके बाद आता है झारखंड, बिहार से अलग करके झारखंड को भी सन 2000 के अंदर बनाया गया। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ को सन 2000 के अंदर मध्य प्रदेश से अलग करके ये 3 राज्यों का गठन एक साथ एक ही राज्य सन 2000 के अंदर हमारे देश के अंदर किया गया। इसलिए और उसके बाद में हमारे देश के अंदर 29वां राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना हमारा राज्य बनाया गया। ये हमारे राज्यों का पुनर्गठन था। उसके बाद में हमने इस लेसन के अंदर राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थी उन सब के बारे में हमने पढ़ा, यानी किस तरह से हमारे देश आजाद होने के बाद में कौन कौन सी जो चुनौतियां थी, रजवाड़ों का विजय कैसे हुआ, या जो राज्यों का या पुनर्गठन आयोग ने कौन सी रिपोर्ट दी, किन राज्यों का कब गठन हुआ। ठीक है, ये पूरा लेसन आज के लिए कंप्लीट। धन्यवाद।